नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। तो बिहार चुनाव में जेडीयू की पहली लिस्ट आ चुकी है। जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। तो बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता दें, जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और पहली लिस्ट में 57 कैंडिडेट्स के नाम जो है सामने आए हैं। तो जेडीयू ने अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह चुनावी मैदान में है, एकमा से धूमल सिंह चुनावी मैदान में है, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो जेडीयू की पहली लिस्ट आ चुकी है। 57 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। आलम नगर से नारायण यादव को टिकट मिला है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को टिकट दिया गया है। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव को टिकट दिया गया है। माधेपुरा से कविता साहा को टिकट दिया गया है। सोनबरसा से रत्नेश सादा को टिकट दिया गया है। महिषी से गुंजेश्वर साह को टिकट दिया गया है। बेनीपुर की अगर बात कर ले तो विनय कुमार चौधरी को टिकट मिला है। दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल को टिकट मिला है। बहादुरपुर से मदन सहनी को टिकट मिला है। रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को टिकट मिला है। तो जेडीयू की पहली लिस्ट आ चुकी है। 57 उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट में है। हरनौत से हरि नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। नालंदा से श्रवण कुमार को टिकट दिया गया है। एकमा से धूमल सिंह को टिकट दिया गया है। मांझी की बात कर ले तो रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट दिया गया है। समस्तीपुर की अगर बात कर ले तो अश्वमेघ देवी को टिकट दिया गया है। मोरबा से विद्यासागर सिंह निषाद को टिकट दिया गया है। तो जेडीयू की पहली लिस्ट आ चुकी है। 57 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। मोकामा से अनंत सिंह को टिकट दिया गया है। फुलवारी से श्याम रजक को टिकट दिया गया है। मसौड़ी से अरुण माझी को टिकट दिया गया है। संदेश से राधाचरण शाह को टिकट दिया गया है। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। राजपुर की अगर बात कर ले तो संतोष कुमार निराला को यहां से टिकट दिया गया है। तो 57 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जेडीयू 101 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो इससे पहले अगर हम बात कर ले 2020 के चुनाव की, तो जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को टिकट मिला है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को टिकट मिला है। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव को टिकट मिला है। माधेपुरा से कविता साहा को टिकट मिला है। सोनबरसा से रत्नेश सादा को टिकट मिला है। महिषी की अगर बात कर ले तो गुंजेश्वर साह को टिकट दिया गया है। बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी को टिकट दिया गया है। दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल को टिकट मिला है। बहादुरपुर से मदन सहनी को टिकट मिला है। गायघाट की अगर बात कर ले तो कोमल सिंह को यहां से टिकट दिया गया है। मीनापुर की बात कर ले तो अजय कुशवाहा को टिकट मिला है। सकरा से आदित्य कुमार को टिकट मिला है। काटी से अजीत कुमार को टिकट मिला है। हथुआ की बात कर ले तो राम सेवक सिंह को टिकट मिला है। रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को टिकट मिला है। तो बिहार में जेडीयू की 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है। अनंत सिंह समेत 3 बाहुबलियों को मैदान में उतारा गया है। 10 अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तो जेडीयू ने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह को टिकट मिला है। एकमा से धूमल सिंह को टिकट मिला है। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। 10 एससी कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा गया है। सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी के बेटे के चुनाव लड़ने की सूचना थी, लेकिन पार्टी ने फिर से मंत्री विजय चौधरी को ही मैदान में उतारा है। तो वहीं मंत्री महेश्वर हजारी के टिकट कटने की चर्चा भी चल रही है, लेकिन पार्टी ने फिर भी भरोसा जताया है और कल्याणपुर से इन्हें टिकट दिया है। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर बात कर ले 2020 की, तो जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें 43 सीटों पर जीत हासिल की थी।
एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को टिकट मिला है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल, बड़ी खबर सामने आ रही है, जेडीयू की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, 57 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बीजेपी की लिस्ट जारी हुई थी, 71 उम्मीदवारों के नाम उन्होंने घोषणा की थी और ज्यादातर उसमें करीब 80% ऐसे उम्मीदवार थे जो रिपीट किए गए थे। उसमें भी जो ख्याल रखा गया था कि सीनियर मोस्ट जो है, जो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल पार्टी मेंबर जो है उनके पार्टी के, उनको भी स्थान दिया जाए, साथ में युवा को भी स्थान दिया जाए, इसके अलावा महिलाओं को भी स्थान दिया जाए। तो ये एक बैलेंस जो है जातीय समीकरण पूरा देखते हुए वो लिस्ट 71 की जारी की गई थी। 30 सीट हालांकि अभी भी उम्मीदवारों के नाम जारी करने हैं बीजेपी के। उसी तर्ज पर जेडीयू ने भी आज 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सारा समीकरण जिस प्रकार से बीजेपी ने युवाओं को मौका दिया, महिलाओं को मौका दिया और जातीय समीकरण का जो ध्यान रखा है, उसी प्रकार से जेडीयू ने भी अपनी लिस्ट जारी की है और 44 सीट अभी उम्मीदवारों की और लिस्ट जारी करेगी। दूसरी सूची जब आएगी तो 44 और उम्मीदवार उनके सामने आएंगे नाम। लेकिन इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि रत्नेश सदा जो कल तक रो रहे थे कि उनकी सीट को काट दिया गया है, उनको संभवतः टिकट नहीं मिलेगा, उनका नाम भी शामिल है। बिल्कुल। तो एक तो यह है कि वो मंत्री रह चुके थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, उनके टिकट कटने की बात की जा रही थी, लेकिन उनका नाम भी शामिल है। तो ऐसे में वो जेडीयू ने भी ऐसे मंत्रियों को या ऐसे किसी लोग को नाराज करने की जहमत नहीं उठाई जो पार्टी से विमुख हो सकते थे। हालांकि रत्नेश सदा उस नेचर के नहीं है, अगर उनको टिकट नहीं भी मिलता तो वो पार्टी के साथ जुड़े रहते, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने उनका ख्याल रखा। दूसरी बात यह कही जा रही थी कि हरनौत से नीतीश कुमार के पुत्र जो है निशांत जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं नालंदा के हरनौत से, लेकिन परिवारवाद से अलग हटकर नीतीश कुमार ने वहां हरनौत से अपने पुत्र को टिकट ना देकर के, बहुत चर्चा थी राजनीतिक हलकों में, खासकर मीडिया में भी यह चर्चा थी कि हरनौत से हो सकता है कि निशांत को उम्मीदवार बनाया जाए, नीतीश कुमार जो है उनको मौका दें, चूंकि सक्रिय राजनीति में उनको लाने की कोशिश करे, लेकिन हरि नारायण सिंह को वहां से टिकट दिया गया है। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि परिवारवाद से दूर रह करके नीतीश कुमार आज भी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए के ही घटक दल को देखिए, आप उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो अभी दिल्ली में है, अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। वो सहरसा से अपनी पत्नी को टिकट देना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने बेटे को महनार से भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो एक परिवारवाद की जो बात कही जाती थी कि इससे दूर है एनडीए, लेकिन उनके घटक दल, हालांकि बीजेपी या जेडीयू अभी भी दूर है इससे, लेकिन उनके घटक दल में आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से जीत में जुटे हुए हैं, उनको मनाने के लिए अमित शाह ने आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो आज आपातकालीन बैठक बुलाई थी, लेकिन जब दिल्ली से कॉल आया तो उनके साथ नित्यानंद राय उनको लेकर के दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात होगी। हालांकि वो अब किस मायने में मानते हैं वह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि अमित शाह के मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा थोड़े शांत होंगे। लेकिन परिवारवाद की बात मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार परिवारवाद से एकदम अलग होकर के वो इस तरह से एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किए हैं जो एनडीए के लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी, आपने सही कहा। और इस पहली लिस्ट की अगर हम बात कर ले तो इसमें अगर देखा जाए तो 5 मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, मैंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते थे। जिन मंत्रियों को अगर हटाने की बात होती तो ये हो जाता, अपोजिशन की तरफ से ये कहते कि मंत्रियों का नाम इसलिए काटा गया क्योंकि उनके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो ऐसे में ये एक मजबूरी हो जाती है किसी भी राजनीतिक दल के को कि वो अपने मंत्रियों को भी स्थान दे। बहुत पुअर परफॉर्मेंस अगर हो, जनता के बीच में उनकी निगेटिव छवि बन गई हो, ऐसी ही स्थिति में नाम काटे जाते हैं। तो जेडीयू और बीजेपी ने ज्यादातर अपने मंत्रियों को भी दोबारा से टिकट दिया है। तो ये एक बात है कि हमारी सरकार का परफॉर्मेंस ठीक था, मंत्री ने ठीक काम किया, जनता का भरोसा आज भी उन पर है, इसीलिए उनको टिकट दिया गया है। यह एक जेस्टर जो है वो एनडीए की तरफ से पेश किया जा रहा है जनता की तरफ से। दूसरी तरफ जो है युवाओं को भी अधिक से अधिक उम्मीदवार बना करके 18 उम्मीदवार जो है बीजेपी ने नए चेहरे दिए हैं। तो आप समझिए कि 71 में 18 आप युवा चेहरे को ला करके दे रहे हैं। जो पटना साहिब से जो सबसे पुराने विधानसभा अध्यक्ष थे
नंदकिशोर यादव, उनका टिकट काट करके जिसे टिकट दिया गया है रत्नेश कुमार जो है पटना हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, बहुत दिन से जमीनी कार्यकर्ता के रूप में वो जुड़े रहे हैं और उनको टिकट दिया गया है। एकदम युवा चेहरा है। संजय गुप्ता जो कुम्हरार क्षेत्र से भी आए हैं, बहुत ही निचले परिवार से आते हैं और बहुत तन्मयता से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे 15 साल से देख रहा हूं, जिस तरीके से वो कार्यकर्ता बन के बीजेपी ऑफिस में, दफ्तर में और पार्टी का काम कर रहे थे, उन्हें टिकट दिया गया। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो दी जा रही है, जाहिर तौर पर आने वाले समय में जो चुनाव में है, वो कार्यकर्ता और ज्यादा उत्साहित होकर के पार्टी के लिए काम करेंगे, जिसका फायदा एनडीए को मिलेगा, जो जेडीयू और बीजेपी ने जिस तरह के उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई है। बिल्कुल नीलकमल जी, और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि जो 57 कैंडिडेट की लिस्ट सामने आई है, इसमें 3 बाहुबलियों को भी टिकट दिया गया है। मोकामा की अगर हम बात कर ले तो अनंत सिंह को टिकट दिया गया है। एकमा से अगर हम बात कर ले तो धूमल सिंह को टिकट दिया गया है और कुचाई कोट से अगर बात कर ले तो अमरिंदर पांडे को भी टिकट दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो 10 अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट्स को भी उतारा गया है। तो हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए बाहुबली है। अनंत सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि मोकामा जो उनका क्षेत्र है, वो किसी भी पार्टी से रहे या निर्दलीय रहे, वो जीत हासिल करते हैं। पिछली बार भी निर्दलीय जीते थे 35,000 वोट से। इस बार उनका जो है वो उन्होंने दावा किया है कि 1 लाख वोट से कम जीतेंगे। वो इसलिए वो दावा कर पाते हैं। अगर जनता, देखिए मतदान के समय में जनता से बड़ा बाहुबली कोई नहीं होता। जनता अगर चाह ले किसी को हराना है, वो कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, वो हार जाता है। ऐसे में अनंत सिंह की अगर बात की जाए तो अनंत सिंह जिस प्रकार से मोकामा में काम करते हैं, जिस प्रकार से जनता के साथ जुड़े रहते हैं, अगर वहां की जनता अगर किसी भी प्रकार की कोई मदद लेने के लिए उनके पास पहुंचती है तो वो उसको हर तरह से मदद करते हैं। अगर किसी तरह से कोई प्रताड़ना हो रही है, पुलिस का कोई केस होता है, तो वो अगर अनंत सिंह के पास पहुंचते हैं तो अनंत सिंह डायरेक्ट फोन लगाकर पुलिस वाले से पूछते हैं कि इसके ऊपर मामला सही है या गलत, या अगर सही भी है तो इसकी जांच स्पष्टता से की जाए, अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर फंसाया जा रहा है तो तत्काल उसके ऊपर उसको छोड़ा जाए। इस तरह से वो बात करते हैं। तो लिहाजा जो मोकामा की जनता है उनके साथ जुड़ी रहती है। पैसे का कोई मतलब नहीं रहता है। पैसे अपने पर्सनल पैसा भी जो है मदद करते हैं, वो किसी की तकलीफ है। तो ये सब जो क्षेत्र में जो काम करते हैं अनंत सिंह, अब भले ही आप समाज के नजर में या पॉलिटिकल पार्टी के नजर में या किसी के नजर में वो बाहुबली हो, लेकिन क्षेत्र के नजर में है कि वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं और हमारे विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि है। इसलिए शायद क्षेत्र की जनता धूमल सिंह और बाकी जो नेता हैं, उनकी भी छवि जो पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो वहां पर जो इस पार्टी में है, जिस गठबंधन में है, वहां पर उनका कोई चारा नहीं चल पाता। अगर वो चाहे भी तो पार्टी में रह करके या किसी गठबंधन में रह करके वो जिस प्रकार की पहले उनकी छवि थी, वो छवि बरकरार रखना चाहे तो वो रह नहीं पाएगी। बिल्कुल नीलकमल जी, आपने सही कहा कि जनता जिसको चाहे बाहुबली बना सकती है। अब अगर हम बात कर ले चिराग पासवान के गृह क्षेत्र अलौली सीट की, तो वहां से भी जेडीयू ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है और ये जो सीट है चिराग पासवान अपने पास रखना चाहते थे। बिल्कुल, देखिए अभी तनातनी चल रही है। सिर्फ जेडीयू ने नहीं, मखदुमपुर और एक सीट और है जहां उपेंद्र ये चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनको सीट दी गई है। लेकिन जीतन राम मांझी ने ताल ठोक कर कहा है कि वो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, वो अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। तो ये अभी रस्साकसी चल रही है। आसाम तक ये सब पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा था कि अभी कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर सीटों का आदान प्रदान हो सकता है। सीटें उतनी ही रहेंगी पार्टियों के पास, लेकिन सीट जो है, अगर मान लीजिए कि मखदुमपुर सीट है, मखदुमपुर में जीतन राम मांझी की अच्छी पकड़ है, वो चली गई है चिराग पासवान के पास, तो वहां से वो उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि मखदुमपुर दे दी जाए जीतन राम मांझी को, और जीतन राम मांझी की एक सीट जो है बदल करके दे दी जाए जेपी को, चिराग पासवान को। तो ये अदला बदली हो सकती है आज शाम तक। ये भी देखना होगा कि कौन कौन सी सीट पर अदला बदली होती है। बिल्कुल नीलकमल, और अगर हम बात कर ले सोनबरसा सीट की, तो यहाँ पर भी काफी तनातनी जो है सीट को लेकर देखने को मिल रही थी और यहाँ से रत्नेश तदा को मैदान में उतारा है जेडीयू ने। बिल्कुल, देखिए वहीं से वो उनकी सीट थी, वहीं से वो पहले भी चुनाव लड़े थे। इस बार फिर से उनको लग रहा था कि इनकी टिकट कट जाएगी, लेकिन अब जो है वो उनको टिकट फिर से दिया गया है। तो लिहाजा
खुश होंगे। कल ही मीडिया में उन्होंने कहा था कि मेरी सीट संभवतः कट गई है। लगभग रो चुके थे, वो मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, अब उनको टिकट दिया गया है। तो मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि आने वाले चुनाव में उनको इसका कुछ भी असर देखने को मिले। तो रत्नेश सदा फिर से आ गए हैं। सज्जन व्यक्ति है, मंत्री थे, दिल में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी तो आंसू में वो निकल कर सामने आया था। अब उनको टिकट मिल चुका है। तो अब ये देखना है कि अब जेडीयू की बाकी जो 44 उम्मीदवारों की लिस्ट आती है उसमें किस तरह का समीकरण बैठाते हैं और उसमें कितना युवा चेहरा रहता है। ठीक है, पहली लिस्ट में अगर देखें तो कितने लोगों का टिकट कटा है नीलकमल? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोगों का टिकट कटेगा, लेकिन जेडीयू ने उन्हें भी मैदान में उतारा है। नीलकमल, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी जेडीयू ने 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। अनंत सिंह समेत 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है, 6 मंत्रियों को भी मैदान में उतारा है। नीलकमल जी, नीलकमल आपको मेरी आवाज आ रही है? नीलकमल से जुड़ने की हम फिर कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी जेडीयू की 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। अनंत सिंह समेत 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है, 6 मंत्री को भी मैदान में उतारा गया है। नीलकमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल, क्योंकि जिन 4 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो क्या जेडीयू भी उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं? उनके दावों वाली जिन सीटों पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे, तो क्या जेडीयू ने उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं मैदान में? जो सूचना मिल रही है उसमें से एक सीट है जिसमें जेडीयू अपने उम्मीदवार को उतार रही है वहां। लेकिन अब यह है कि मैंने जैसा कहा कि अभी सीटों की अदला बदली की जानी है। इसके लिए एक बार फिर से एनडीए के घटक दल बैठेंगे, जेडीयू और बीजेपी के नेता, बड़े नेता बैठेंगे और चिराग पासवान से बात करके सीटों की अदला बदली होगी। सीटों के जो सीट जो बंटवारा हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन जो सीट जो उनके खाते में गए हैं कि पर्टिकुलर सीट ये आपके खाते में गए, उसकी अदला बदली हो सकती है। जो संख्या है उसमें अदला बदली नहीं होगी। जो सीट है, जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें अदला बदली हो सकती है। वो आज शाम तक निपट जाएगा। जीतन राम मांझी भी ऐसा एनडीए कतई नहीं होने देना चाहती कि जीतन राम मांझी भी उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां पर एनडीए के ही घटक दल चिराग पासवान के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये होने से उहापोह की स्थिति हो जाएगी और विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं। इससे एक बहुत निगेटिव जो है वो मैसेज जा सकता है जनता में। तो ये मामला सुलझाना जरूरी है और आज शाम तक, क्योंकि ये मामला सुलझ सकता है, क्योंकि खुद आज अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ मामला अटकता भी है, तो केंद्रीय स्तर के बड़े नेता और दिल्ली से हो सकता है इस मामले को समझाया जाए। क्योंकि गिरिराज सिंह ने कल हिंट्स दिया था कि चिराग पासवान को एक हिंट्स दिया था कि स्ट्राइक रेट क्या होता है वो आप लोकसभा से नहीं विधानसभा से देखे। जब पिछली बार आपने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था तो कितनी सीटें आपने जीती थी। क्योंकि लोकसभा में आपके 5 एमपी जीत के आए थे, वो नरेंद्र मोदी की वजह से आप जीते थे, ना कि खुद की वजह से। तो ये एक इंडिकेशन था कि चिराग पासवान की जिस तरह से आकांक्षा, महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, जिस प्रकार से वो जिद पर अड़े हुए थे, तो उनको एक मैसेज देना था जो गिरिराज सिंह के द्वारा दिलवाई गई है। तो ऐसे में अब जो है वो जीतन राम मांझी उनके सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं। ऐसा मसला ना हो, इसके लिए अगर यहाँ स्थानीय नेताओं से बात नहीं सुनी, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान भी बहुत कद्दावर नेता हैं और उनके साथ साथ विनोद तावड़े, इनकी बात को भी अगर टाल देते हैं चिराग पासवान या कोई और, तो फिर सेंट्रल से अमित शाह खुद इस मामले में लगेंगे। उसके बाद ये लोग थोड़ा शांत होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कल जैसे ही गिरिराज सिंह का यह बयान आया था और उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के इशारों में कहा था कि आप ये
कितना स्ट्राइक रेट है वो आप विधानसभा में आकलन कीजिए। तो इसी के बाद आप जितने भी घटक दल में हैं बाकी तीनों दल, उनके आप एक्स पोस्ट देख लीजिए। सभी ने कहा था कि हम एनडीए इंटैक्ट है, कोई मनमुटाव नहीं है, हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं, अच्छी खासी जीत हासिल कर रहे हैं। तीनों का एक्सपोज, तीनों पार्टी के नेताओं का वो इस प्रकार का पोस्ट था। तो यानी कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का जो वक्तव्य था वो असर किया था घटक दलों पर, और आज जो मामला फंस रहा है उसको यहाँ तक सुलझा लिए जाने की उम्मीद है। बिल्कुल। और नीलकमल, अगर हम बात कर ले मंत्री माहेश्वर हजारी की, तो उनके टिकट कटने की जो चर्चा थी वो चल रही थी, लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया और कल्याणपुर से इन्हें टिकट दिया है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। एलजेपीआर के हिस्से की 4 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे। इकमा, राजगीर, सोनबरसा और गायघाट से अपने कैंडिडेट उतारे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जेडीयू की पहली लिस्ट आ चुकी है। 57 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जेडीयू की पहली लिस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो एलजेपीआर के हिस्से की 4 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उन सीटों के बारे में भी आपको बता देते हैं। एकमा, राजगीर, सोनबरसा और गायघाट से कैंडिडेट उतारे हैं। तो जेडीयू की पहली लिस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें और अधिक जानकारी ले लेंगे। नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलकमल, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर इस बीच आई है कि एलजेपीआर जो जिन 4 सीटों पर दावा कर रही थी, उन सीटों पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। नीलकमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए जी आ रही है। वो मैं आपको कह रहा था कि सीटों की अदला बदली होगी। अगर जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने इस पर अगर सहमति जताई है तो बैकफुट पर चिराग पासवान को ही आना होगा और वो सीटों की अदला बदली होगी। अब जेडीयू को कौन सी सीट देती है, कहां पे सेक्रीफाइस करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो वक्त अब निकल चुका है कि कोई भी पार्टी अब किसी गठबंधन से अलग हो सके या अपना फिर से एक नया रास्ता अख्तियार कर सके। वो समय अब लगभग निकल चुका है, क्योंकि परसों 17 तारीख को फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। तो ऐसे में दौर निकल चुका है वो कि अगर कोई अलग डिसीजन लेना चाहे कोई पार्टी तो वो ले सकते हैं। तो वो दौर निकल चुका है। अब ये देखना होगा कि अगर नीतीश कुमार के कहने पर ये लिस्ट बनी है और उसके बाद भी ये 4 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो बैकफुट पे चिराग पासवान को ही आना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने जैसे कहा कि आज शाम तक ये सीटों की अदला बदली का पूरा जो प्रकरण है वो पूरा कर लिया जाएगा। जो हमें जानकारी मिली थी अब से थोड़ी देर पहले, इसमें कि बैठ करके बातें होंगी। अभी चूंकि सारे नेता इन्वॉल्व हैं, आज से जो नॉमिनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है एनडीए के नेताओं का, उसमें जो बड़े बड़े नेता और जो एनडीए और खासकर बीजेपी के शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो वो लोग अलग अलग नॉमिनेशन में वो हिस्सा ले रहे हैं। रेखा गुप्ता पहुंची है यहाँ पर। तो रेखा गुप्ता ने सबसे पहले गंगा प्रसाद, जो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, उनके आवास पे गई और दीघा के जो प्रत्याशी हैं संजीव चौरसिया, उनसे मुलाकात की। उनके क्षेत्र में एक छोटी सी सभा को संबोधित किया। उसके बाद लखीसराय गई हैं, जहां विजय कुमार सिन्हा नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो वहां पर वो गई हैं। और इसके अलावा और भी कई मंत्री और ये पटना पहुंचेंगे जो नॉमिनेशन में सीधे वहां पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इस तरह की जो कवायद शुरू हुई है, तो अभी नेता उधर इन्वॉल्व हैं। तो शाम में जब वो लोग लौट के आएंगे तब जाकर के ये जो अदला बदली का जो प्रकरण है उसे पूरा किया जाएगा। और अगर आज नहीं होता है तो कल तक ये मामला सुलझ जाएगा। ठीक है नीलकमल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जेडीयू की पहली लिस्ट आ चुकी है, 57 कैंडिडेट्स मैदान में। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।